हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन 14 जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल इशूज को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, है ना। ये जितने भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज है हम इनको इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो देखिए, नवंबर आ चुका है लेकिन अब भी काफी लोग जो है पंखा चलाकर सोते हैं। तो मतलब अभी भी एनवायरमेंट में इतनी गर्मी है ना, मतलब एटमॉस्फेयर में इतनी गर्मी है कि हमें अभी भी नवंबर के टाइम पर भी हल्की हल्की गर्मी लगती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज की, मतलब इतनी गर्मी बढ़ रही है ना। जहाँ पर बारिश आनी चाहिए वहां पे भी गर्मी हो रही है। बारिश वो ठंड में जाकर आ रही है, जो ठंड है जो गर्मी आनी चाहिए उस महीने में आ रही है। तो मतलब पूरा संतुलन बिगड़ा पड़ा है। कब मौसम जब मौसम आना चाहिए उस टाइम पे वो लेट हो जा रहा है ना। अब देखिए, अगर हम रिसेंट डेकेड्स की बात करें तो जो एवरेज टेम्परेचर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए, अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तो अभी देखिए ये 21 सेंचुरी चल रही है। अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना था, 0.6, मतलब ये एवरेज था। तो वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 0.2। उसमें आप ऐड कर दीजिए तो मतलब अब जो टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, मतलब एवरेज से 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और देखिए, अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तो जो 1998 का जो ईयर था वो सबसे ज्यादा वार्मेस्ट ईयर था। मतलब इस ईयर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी। मतलब जैसे कि अभी नवंबर तक भी गर्मी अभी चल ही रही है ना, तो उस टाइम पर भी 1998 में नवंबर या दिसंबर तक गर्मी थी। और देखिए, 1990 का जो डेकेड था उसको वार्मेस्ट डेकेड घोषित किया गया है, मतलब रिकॉर्ड किया गया है। मतलब 1990 से लेकर 2000 तक, है ना, ये 10 साल का एक डेकेड होता है। तो ये वार्मेस्ट डेकेड रहा है। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज के चलते काफी सारी कंट्रियों में जो रेनफॉल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और वो कंट्री कौन सी है, मिड और हाई लैटिट्यूड की। अब आपको ये तो पता ही होगा अगर आप थोड़ी बहुत जियोग्राफी पढ़कर आई कि मिड और हाई लैटिट्यूड क्या होता है। अगर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इक्वेटर की जो ऊपर के जो देखिए, लैटिट्यूड तो ऐसे लेटी हुई लाइन, ये तो आपको पता ही होगा ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कौन सी होती है, लेटी हुई लाइन होती है। तो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर से ऊपर वाली जितनी भी कंट्रीज है ना, वहां पर काफी ज्यादा जो रेनफॉल है वो इंक्रीज हो चुकी है ना। इक्वेटर से ऊपर यानी मिड, और फिर उससे भी ऊपर हाई, मतलब रसिया और जो यूरोप वगैरह है ना, और फिर नीचे इंडिया तक। इन वाली जो जितना भी एशिया का पोर्शन है और अफ्रीका के ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश बढ़ चुकी है। और देखिए, एशिया और अफ्रीका के ऐसे कई पार्ट है जहाँ पर सूखा पड़ चुका है। मतलब वहाँ पे इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है कि मतलब वहाँ पे सूखे पड़ने की नौबत आ चुकी है, वहाँ पे पानी की कमी हो गई है। तो जैसे जैसे जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, वैसे ही जो मैनकाइंड है उसके सरवाइव करने की जो डिफिकल्टी है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो जो अर्थ है ना वो अपना ना जो बैलेंस है ना, मतलब जो एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको दिन ब दिन लूज करती जा रही है ना। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। अब देखिए, एक पैनल बनाया गया है जो क्लाइमेट चेंज का पता लगाता है। इसका नाम है आईपीसीसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस पैनल के जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है ना, इनका काम क्या है, ये रिव्यू करते हैं कि मतलब जो भी सेंचुरी चल रही है, आने वाली सेंचुरी में मतलब कितना क्लाइमेट चेंज होने वाला है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज का पता लगाती है कि कितना क्लाइमेट चेंज होने वाला है और इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का पता लगाने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर ये अपनी रिपोर्ट वगैरह देते हैं। तो अगर हम इसकी स्टडी को माने तो इनका मानना है कि जो फ्यूचर में जो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है ना वो राइज कर जाएगा, कितना, 1.4 डिग्री से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक। तो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो आने वाले फ्यूचर में जो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और इसकी वजह से क्लाइमेट पे भी असर पड़ेगा। और जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं कितना असर पड़ रहा है। नवंबर में तो मतलब इतनी ठंड हो जाती थी कि पंखा भी ऑन नहीं किया जाता था, और अब जरा सा बाहर चले जाइए और आपको पसीने आने लग जाएंगे, वो भी नवंबर के महीने में। तो देखिए, सबसे ज्यादा गर्मी जो है लैंड एरिया में होती है, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये जो लैंड एरिया है। और मोस्टली हाई एल्टीट्यूड के जो एरिया है, जैसे कि जो ऊपर के जो हाई लैटिट्यूड है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, जो
रसिया वगैरह, चाइना, इंडिया, ये जो हाई लैटिट्यूड पर आते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा वार्मिंग देखने को मिलती है। अब देखिए जैसे जैसे जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, वैसे ही जो उसका जो असर है वो स्पीसीज पे भी पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जो मस्कीटो यानी जो मच्छर है, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। उनकी जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ सकती है ना, और अगर मच्छर की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो इससे जो मलेरिया है ना और जो डेंगू वगैरह वो काफी ज्यादा फैल सकता है ना, ये जो डिसीजेज है जल्दी से फैल सकती हैं। और देखिए जैसे जैसे जो सीजन है उसका जो ट्रांसमिशन होता है तो उसकी वजह से कई नई नई डिजीजेज भी फैल सकती हैं, जैसे कि येलो फीवर यानी जो पीलिया होता है वो भी मौसम के बदलने से ही होता है। डेंगू, मलेरिया ये भी सब मौसम के बदलने से ही होता है। जैसे कि मान लीजिए गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, सब हाफ कपड़े पहनते हैं ना, मतलब फुल कोई नहीं पहनता, सब हाफ में घूमते हैं, और वहीं पर अचानक से बारिश आ जाए और ना पानी तालाब वालाब सब भर जाए और मच्छर जल्दी से पैदा हो जाए, तो गर्मी भी हो रही है, बारिश भी हो गई है, मच्छर भी पैदा हो गया। अब आप अगर फुल कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, नहीं पहनेंगे तो आपको मच्छर काटेंगे, डेंगू हो जाएगा। तो ऐसे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी सारी बीमारियां फैल सकती हैं। अब अगला है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मतलब होता है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा ना, ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और ये कैसे बर्फ की तरह पिघल रही है हाथ से। तो ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ग्लोबल है यानी जो अर्थ है उसका गर्म होना। अब देखिए ये तो सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जो टेम्परेचर ये इंक्रीज कैसे होता है। अब देखिए ये सबको पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, सन से लेता है, क्योंकि सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जितनी भी हमारी अंदर एनर्जी है वो सब सन से ही आती है। तो सन का मतलब पूरी अर्थ का 75% जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सोलर एनर्जी से आती है। तो जो अर्थ है वो कम से कम 75% जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कहाँ पे करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब सन की लाइट को ट्रैप कर लेते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो अर्थ की सरफेस हो गई, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर हो गया, तो पूरी अर्थ का जितना भी मिला के जितना भी एरिया है वो सब क्या कर रहा है, 75% जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप कर ले रहा है, यानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब देखिए जब अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है 75%, तो जो बाकी का हिस्सा बच जाता है कितना, 25%। तो वो जो 25% हिस्सा बच जाता है ना वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी जो हीट को वो वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है ना। जब ये जो छोड़ रहा है ना, ये जो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है हीट को वापस, मतलब 75 एब्जॉर्ब कर लिया, 25% वापस कर दिया है ना। जब वो वापस कर रहा है ना एटमॉस्फेयर में जब जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो इस हीट को ट्रैप कर ले रही हैं। इन्हीं जो गैसेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। जैसे कि जिसमें कार्बन होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या ग्रीन हाउस गैस है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस गैस को मतलब ये जो हीट है इसको ट्रैप कर लेता है, और इसकी वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो एक बार दोबारा समझिए, अब आपको देखिए इमेज के सारे समझा रहा हूँ, आपको इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे सन है, सन ने क्या करा, अपनी जो सनलाइट है वो अर्थ की तरफ फेंकी। अब देखिए जो आपको रेड रेड जो दिख रही है ना, ये अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली 75%, बाकी 25% इसने रिफ्लेक्ट कर दी। तो आपको जो एरो दिख रहा है ना ऊपर की साइड जा रहा है। अब देखिए ये जो गैस है ना, ये जो हीट है ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर फंस जा रहा है। तो ये फंस क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको ट्रैप कर ले रहा है। इसकी वजह से देखिए अर्थ ने 75% हीट एब्जॉर्ब कर ली, और ऊपर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाकी की जो बची हुई हीट है उसको निकलने भी नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड है ग्रीन हाउस गैस, ये मतलब आया कहाँ से, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है मतलब ये जो ग्रीन हाउस है ये कहाँ से आया है वर्ड। तो अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। तो देखिए ये जब ठंड हो जाती है ना तो सूरज क्या नहीं निकल पाता, उसकी जो रोशनी है वो पेड़ पौधों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, एक मतलब एक एक कमरा जैसा टाइप बनाते हैं, घर जैसा टाइप बनाते हैं, उसके अंदर प्लांट्स और पेड़ पौधों को रख देते हैं, और उसको किससे कवर कर देते हैं, पन्नी से कवर कर देते हैं, जो प्लास्टिक की पन्नी होती है। तो जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी का भी यूज कर लेते हैं और शीशों का भी यूज कर लेते हैं, मतलब जो ग्लास होता है ना उनका भी यूज कर लिया जाता है। तो देखो इसको पूरी जो छत है वो ग्लास से कवर कर रखी है, उसके अंदर क्या पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि जो सनलाइट आती है ना तो वो इसके अंदर आके ट्रैप हो जाती है। एक तो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जो रिफ्लेक्ट करते हैं ना तो वो बाहर नहीं जा पाती, इस कमरे के अंदर ही रह जाती है। इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। इससे जो प्लांट है ना उनको अच्छी खासी ठंड में भी जो अच्छी खासी उनको गर्मी मिल जाती है फलने फूलने के लिए। तो यहीं से जो ये वर्ड है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये यहाँ से वर्ड आया, क्योंकि ये ग्रीन हाउस जो है ना इनका यूज करते हैं प्लांट पौधों को मतलब सनलाइट देने के लिए, अच्छे से सनलाइट इनको अच्छे से गर्मी मिल सके, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। तो यही सेम क्या होता है पूरे ग्लोबल लेवल पर होता है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, है ना। तो अब आपको समझ आ गया कि ये जो ग्रीन हाउस है ये वर्ड कहाँ से आया है।
ये ग्रीन हाउस वर्ड यहाँ से आया है, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट के लिए जो गर्मी है हम उसको ट्रैप कर लेते हैं। वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी अर्थ की जो रिफ्लेक्टेड हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से पूरी अर्थ पर क्या है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये यहाँ पे छोटे लेवल पर हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बड़े लेवल पर होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब इसके पीछे मेन कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है, ह्यूमन। और कौन छोड़ेगा, तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दिन ब दिन रैपिडली इंक्रीज करती जा रही है। तो अगर हम कुछ सालों की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हद तक बढ़ गया है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा और क्या होगा, और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। क्लाइमेट अगर चेंज हो जाएगा, जो एनवायरनमेंट है उसमें गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो बारिश वगैरह वो कम होगी, सूखा पड़ने लगेगा, जो धरती है वो गर्म होने लगेगी, और जो क्रॉप वगैरह है ना वो भी मतलब अच्छे से उग नहीं पाएंगे, है ना, उनको पानी चाहिए रहेगा। तो इससे जो फसलें हैं वो भी खराब हो सकती हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हाल ही के कुछ सालों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 31% तक इंक्रीज कर चुकी है। किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। तो ये लोअर एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, इनको मतलब बाहर नहीं निकलने देती है हीट को, और इसकी वजह से काफी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और देखिए, इसको कम करने के लिए काफी सारी कंट्रीज ने एक कन्वेंशन को साइन करा है, ताकि वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको रिड्यूस कर सके। मतलब वो कोशिश करे कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो एटमॉस्फेयर में। तो इसके लिए ना जो यूनाइटेड नेशन है ना कन्वेंशन, उसने साइन करवाए सभी देशों से क्लाइमेट चेंज को लेकर। अब अगला है हमारा एसिड रेन। तो देखिए, ये आप इमेज से ही समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं। अब इंडस्ट्रीज में केमिकल का काम होता है। अब केमिकल हवा में वो छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और पानी में छोड़ देते हैं। तो दो तरीके से छोड़ते हैं, या तो डायरेक्ट एयर में छोड़ देते हैं, या फिर उन केमिकलों को पानी में रिलीज कर देते हैं। तो देखिए, पानी में अगर रिलीज कर देंगे, धूप पड़ेगी, इवेपोरेशन होगा, तो जो केमिकल है वो पानी के साथ ही साथ हवा में मिल जाते हैं। और फिर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डायरेक्ट भी हवा में केमिकल को छोड़ देती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हवा में जब केमिकल होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं H2SO4, HNO3, अब ये हवा में मिले हुए हैं। अब जैसी ऊपर से बारिश होगी, बारिश का जो पानी है वो इस गैस से मिलेगा और नीचे क्या कर देगा, एसिड रेन कर देगा। और इसी एसिड रेन की वजह से आप देख सकते हैं पेड़ों का क्या हाल हो गया है। पेड़ सब सूख जाते हैं, खेती बर्बाद हो जाती है, और जितने भी छोटे मोटे जानवर होते हैं वो भी मर जाते हैं। यही पानी क्या करेगा, अब तालाब में गिरेगा। अब तालाब में गिरेगा, नदियों में गिरेगा, और फिर इसी पानी को अगर लोग पी लेंगे तो लोगों को बीमारियां हो सकती है ना, काफी सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और तो और कोई डायरेक्ट अगर इस बारिश में नहा भी लेता है तो उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए, जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज आर बर्न, जब हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कई खतरनाक केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऐसी ऐसी गैसें प्रोड्यूस होती हैं, और जो एयर में जाकर, वाटर में जाकर मिल जाती हैं। जब ये एयर में जाके मिल जाती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देती हैं, वो उसके मॉलिक्यूल हवा में फॉर्म कर देती हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होती है ना। इसमें सल्फेट होता है और नाइट्रेट होता है, काफी ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है। फिर एंड में जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो ये पानी के साथ मिल जाते हैं और एसिड रेन का फॉर्म ले लेते हैं, है ना। फिर ये एसिड रेन हमारे ऊपर हो जाती है और हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए भी, मतलब ह्यूमन के लिए भी ज्यादा वो खतरनाक है। ऑल्सो इन्वायरमेंटल डैमेज भी इससे काफी ज्यादा होता है। अब जिस इलाके में अगर एसिड रेन हो जाती है, अब वहां पे खेती नहीं कर सकते, है ना, अपने जो जानवर है उनको चरा नहीं सकते। अगर जानवरों पे भी एसिड रेन हो जाती है, उनको भी कितना ज्यादा खतरा हो जाता है। और आपने ये भी खबर सुनी होगी कि जो ताजमहल है ना, उसका भी दिन ब दिन जो मतलब जो चमक है ना वो घटती जा रही है। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा एसिड रेन हो चुकी है। इसकी वजह से जो उसका सफेद कलर है वो उड़ चुका है। जो ताजमहल है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। अब देखिए, जो एसिड के जो पॉल्यूटेंट है, यानी जो हवा में मिले हुए हैं, जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रेट के जो पॉल्यूटेंट है वो हवा में मिले हुए हैं, जब बारिश होती है तो जब बारिश के साथ ये जो पॉल्यूटेंट है पानी में मिल जाते हैं, और फिर जब एसिड रेन करवाते हैं, तो जब ये एसिड रेन जब कोरोसिव सोल्यूशन बन जाता है तो इसे हम बोलते हैं एसिड डिपोजिशन। ठीक है। अब देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है कि हम एसिड रेन को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, हमें सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में जो रिलीज एमिशन हो रहा है उसको सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। और हो सके तो फॉसिल फ्यूल का हमें कम से कम यूज करना पड़ेगा पावर प्लांट में। और हमें व्हीकल्स को भी खत्म करना पड़ेगा। जो पुराने व्हीकल्स है ना, जो बहुत पुराने हैं, जो अभी भी मतलब
ऐसे धुआं छोड़ते हैं उनको हमें बैन करना पड़ेगा। और हो सके तो लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, जो मतलब काफी ज्यादा धुआं वगैरह, जो ऐसे एसिड डायरेक्टली पानी में छोड़ दे रही है, उन पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। उनके लिए मोटा मोटे फाइन और मतलब काफी सारे लॉ वगैरह लाने पड़ेंगे। आप इसके अगले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं कि मतलब क्या क्या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या नियम और कानून बनाए गए हैं। तो मतलब जो इंडस्ट्रीज है वो ऐसे डायरेक्टली कुछ भी मतलब ऐसे केमिकल गंदे गंदे नहीं छोड़ सकती, उनके लिए काफी सारे लॉ बनाए गए हैं। और देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को स्विच कर सकते हैं क्लीनर बर्निंग फ्यूल की तरफ। मतलब ऐसा फ्यूल जो मतलब जलने के बाद कोई भी मतलब वो प्रदूषण नहीं फैलाता, जैसे कि जो बायोगैस होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, जो पराली होती है हम उसको डिकम्पोज करके बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्लीन फ्यूल होता है। लेकिन अब देखिए, अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें फॉसिल फ्यूल का यूज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करेंगे तो बिजली नहीं बना पाएंगे, है ना। तो अगर हमें फॉसिल फ्यूल का यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रबर का यूज कर सकते हैं, स्क्रबर स्मोक स्टेक का। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, आपको इंडस्ट्री दिख रही है और आपको एक लंबा सा डंडा ये दिख रहा होगा, जो लंबा सा डंडा खड़ा है टावर जैसा, ये है स्क्रबर है। अब आपको इसका डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम से समझ आएगा कि आखिर ये चीज क्या है। अब देखिए आपको डायग्राम में ये एक रास्ता दिख रहा होगा, जहाँ से जो फ्यूल है ना, वो जो फ्यूल गैस है वो निकल रही है। फ्यूल गैस मतलब जब हम कोयला वगैरह जलाते हैं, जो उससे जो कार्बन एमिशन होता है वो इस स्क्रबर में जाता है। इस स्क्रबर में क्या होता है, ऊपर की साइड स्प्रे हो रहा होता है पानी। तो ये पानी क्या करता है, इस स्मोक के ऊपर गिरता है और इसका जो भी पॉल्यूटेंट है कार्बन वगैरह वो नीचे जम जाता है। और देखिए ये पानी क्या हो रहा है, रोटेट होता जा रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे से फिर पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर स्प्रे हो रहा है। और डायरेक्ट स्प्रे होता रहता है किस पे, फॉसिल वाली गैस पर। इससे क्या होता है कि जो क्लीन गैस है वो ऊपर से निकल जाती है, और जो जो गैस के जो इतनी भी पॉल्यूटेंट है वो नीचे जमा होते रहते हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट है जमा होने के बाद जिप्सम के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो देखिए जो पॉल्यूटेंट है ना, इनको लाइम स्टोन से ना मतलब रिएक्शन करवाई जाती है, रिएक्शन के बाद ये जिप्सम की फॉर्म ले लेते हैं और उससे ये अलग हो जाते हैं। तो लाइमस्टोन होता है चूने का जो पत्थर होता है उससे। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि जैसे कि हम कोयला जलाकर बिजली पैदा करते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कोयला जलाकर, तो उससे जो गैस निकलती है उसको ये क्लीन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिप्सम की फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट है उसको अलग कर देते हैं। और ऐसे हमारे घर में बिजली भी आती है, और ये बिजली कहाँ से आती है, कोयले से ही जलकर आती है। अब बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब बिजली के केवल पानी से ही आती है ना, जो बड़े बड़े डैम है सिर्फ वहां से जो पानी है उसकी वजह से आती है। लेकिन सबको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो जो बिजली हमारे घर में आती है ना, वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, जो कोयला जलाकर ही बिजली पैदा की जाती है उससे आती है। फिर सेकंड नंबर पर आता है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी की वजह से डैम की वजह से जो बिजली पैदा होती है फिर वो। लेकिन सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से ही बिजली आती है। अब हमारा अगला एनवायरमेंटल इशू है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो देखिए ओजोन लेयर बनती कैसे है, आपने ऑक्सीजन का एटम देखा होगा, उसका क्या होता है, O2 होता है। और जो ओजोन का जो मॉलिक्यूलर होता है फॉर्मूला वो O3 होता है। तो देखिए O3 बनता कैसे है, जब ये दो O2 होता है, जब ये एक O से मिलता है ना, जब सनलाइट की प्रेजेंस में मिलता है तो ये O3 बन जाता है। तो जो सनलाइट जब इस पे एक्शन करता है ना ऑक्सीजन पर, जब जाके जो ओ O3 है, ये ओजोन जो है ये बनता है। तो मतलब इसमें ओजोन बनने में जो सनलाइट है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और देखिए जो ओजोन की लेयर है ये कम से कम 20 से 50 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर बनती है। मतलब आप इमेज में देखिए, ये अर्थ की सरफेस है, इससे कम से कम 20 से 50 किलोमीटर ऊपर ये जो ओजोन की लेयर है ये फॉर्म होती है। जैसे कि मैंने आपको लेयर पढ़ा रखी है ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो सबसे जो पहली जो लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे जो मतलब आउटर मोस्ट लेयर होती है, वहां पर ओजोन लेयर बनती है। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आ जाती है, ये जो प्रोसेस है ना ओजोन लेयर बनने का, ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। मतलब सनलाइट में ओजोन लेयर तो बन रही है, लेकिन ये जो लेयर बनने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, काफी सारी सनलाइट लगती है O3 बनाने में, और यहीं पर सारा खेला हो जाता है। तो इसको मैं अभी और आगे आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे कि जो ओजोन है वो हमारे लिए हाईली पॉइजनस है। मतलब अगर O3 एटमॉस्फेयर के 50 किलोमीटर ऊपर है तब तो हमारे लिए सेफ है। लेकिन अगर यही ओजोन लेयर अगर जमीन पर आ जाती है, ग्राउंड लेवल पर आ जाती है, तो पूरी अर्थ पे जितने भी जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग है सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा जहरीली गैस होती है ह्यूमन के लिए। और ये काफी ज्यादा बदबूदार भी होती है। मतलब
मतलब एक काफी ज्यादा खतरनाक गैस होती है, अगर आप इसने सूंघ लेंगे ना तो आपकी वहीं की वहीं मौत हो सकती है। और आगे बताया गया है कि जो ऑक्सीजन है वो 3 एटम से मिलकर बनती है, जो आपको पहले से ही पता है। फिर आगे बताया गया है कि ये जो जो ओजोन है ना, इसको पॉल्यूटेंट कंसीडर किया जाता है ग्राउंड लेवल पर, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, आपको अस्थमा हो सकता है और ज्यादा सूंघ लेंगे तो टपक जाओगे। अब थोड़ा इमेज पर गौर करिए। अब देखिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब होता है ओजोन की लेयर में छेद हो जाना। अब छेद का मतलब ये नहीं कि छेद कर दिया किसी ने उंगल डालकर। छेद मतलब यहाँ पर जो लेयर है ना, ओजोन लेयर, वो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है, इतनी पतली हो जाती है कि मतलब जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो उसके पास हो जाती है ना, उसके आस आर पार चली जाती है। इसका छेद का मतलब ये है कि जो अल्ट्रावायलेट लेयर है, जो ओजोन लेयर इतनी पतली हो जाती है कि जो रे है वो उसके आर पार चली जाती है। तो ओजोन लेयर के पतले होने को ही ओजोन लेयर डिप्लीशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो लेयर है पतली कैसे हो जाती है। अब यहाँ पे वही आपको मामूली बातें बताई गई हैं कि जो ओजोन लेयर है सबसे ऊपर होती है एटमॉस्फेयर के, और सबसे ज्यादा लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अंदर अर्थ के अंदर आने से रोकती है। ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। अब हम अपने आगे मेन मुद्दे पे चलते हैं। हम कहाँ चलेंगे? 1970s में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए 1970s के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नई चीज डिस्कवर करी थी जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में CFCs। तो उस टाइम पे ये खोज काफी नई थी, और उस टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खोज भी थी क्योंकि इसका काफी ज्यादा यूज किया जा रहा था उस टाइम पे। अब देखिए साइंटिस्ट ने ये नई खोज तो कर ली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी बर्बादी की खोज कर ली। ये काफी ज्यादा हार्मफुल होने वाली है आगे चलकर। फिर देखिए उस टाइम में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाने लगा, और उन्होंने स्प्रे में भी इसका यूज किया। आपने देखा होगा घर में जो स्प्रे वगैरह करते हैं, कार पेंटिंग में जो स्प्रे करते हैं, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये यूज करने लगे। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक एटम है ना, ओजोन के लिए। जैसे ही ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ये ओजोन के जो एटम है उसको अलग अलग कर देता है, तोड़ देता है। तो आप एक बार रिएक्शन पे नजर डालिए। देखिए O3 है, अब यहाँ पे इसने क्लोरीन ने इस पे अटैक करा, रिएक्शन करी, क्या बना देगा? ClO बना देगा, और अलग से क्या बना देगा? O2 बना देगा, है ना। तो इसने क्या करा? ओजोन का जो एटम है उसको तोड़ दिया। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो ओजोन लेयर है वो काफी ज्यादा डिप्लीशन हो रही है। और देखिए ये यही नहीं रुकता, ये जो ClO बना है ना, आगे जाके ये क्या करता है, जैसे इस पे धूप पड़ती है ना, सूरज की किरण पड़ती है, तो ये भी अलग हो जाता है, क्लोरीन फिर से अलग हो जाता है, फिर से ये एक O3 पे अटैक करता है, उसको भी तोड़ देता है। तो ऐसे ही करके जो एक क्लोरीन का जो एटम है ना, क्लोरीन का एटम काफी सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। तो इसलिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है ये ओजोन लेयर के लिए क्लोरीन। तो मतलब उस टाइम पे यही हुआ था जब इन्हों को पता नहीं था क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना खतरनाक है। ये तो धड़ल्ले से यूज करने लग गए थे। इतना यूज करा कि इतना पतली जो हो गई, थिन हो गई थी, मतलब अंटार्कटिका पे एक पूरा का पूरा एक होल दिखने लग गया था ओजोन लेयर का। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, आपको ये नीला नीला जो पोर्शन दिख रहा है ना, पूरा अंटार्कटिका का जो ओजोन लेयर वो काफी ज्यादा पतली हो चुकी है। मतलब इतनी पतली हो चुकी है कि मतलब बहुत ही मतलब जो डायरेक्ट जो अल्ट्रावोलेट जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट अंटार्कटिका में पड़ रहा है, और उसकी वजह से जो बर्फ है वो जल्दी जल्दी पिघलने लग जाएगी। और देखिए इस होल का पता कब पता चला था? 1980 में, मतलब 1970 में उन्होंने यूज करना स्टार्ट करा। तो मात्र 10 सालों में ही आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने कांड कर दिया, कितना बड़ा होल कर दिया था। और फिर इन्हें पता चला कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद हो सकता है, आपको आंखों से दिखना बंद हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। और तो और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये क्रॉप यानी जितनी भी फसलें हैं उनको खराब कर सकता है, और प्लैंकटन यानी समुद्र के नीचे जो प्लांट्स है उनको खराब कर सकता है। इसकी वजह से जो पूरी की पूरी फूड चेन है, फूड वेब है, वो खत्म हो सकती है। अगर मतलब ये लेयर हट जाएगी ना पूरी की पूरी, तो मतलब समझ लो पूरी की पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। और ये यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो चुका है, इसको मतलब हटा दीजिए। मिस प्रिंट के चलते यहाँ पे मतलब जो लिखना था ना वो यहाँ पे नहीं आ पाया, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब अब इसको कम करने के लिए, मतलब ये जो डिप्लीशन हो चुका था, अब इसको मतलब फिर से ओजोन लेयर को थिक करने के लिए ना एक कमेटी बिठाई गई थी, है ना, जिसका नाम था मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। इसको कब बैठाया गया था? 1987 में। तो ये मतलब इसमें क्या होता है, ट्रीटी की गई थी, जितने भी ग्लोबल लेवल पर जितने भी देश है सब इस पे ट्रीटी पे साइन करेंगे, और ये तय करेंगे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको बैन कर दिया जाएगा पूरे अर्थ पर। मतलब कहीं पर भी इसको यूज नहीं किया जाएगा। सारे जितने भी रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज वगैरह, जितने भी स्प्रे वगैरह है, सबको हटा दिया जाएगा, मतलब टोटली बैन कर दिया जाएगा। तो इस ट्रीटी पे साइन किया गया था 2000 में।
तो पूरे देश ने इस ट्रीटी पे साइन किया था। इस ट्रीटी का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये कब लागू हुआ था? 1987 में। और देखिए इस ट्रीटी का ये मकसद है कि आने वाले 50 साल में यानी 2050 तक जो लेयर डिप्लीशन हुआ है वो रिकवर हो सकता है। तो देखिए याद रखने वाली बात ये कि 1987 में इसको लाया गया, मतलब सब पूरे देश ने 1987 में इस प्रोटोकॉल पे साइन किया और कम से कम यहाँ पे 13 साल लग गए सीएफसीज को बैन करने में। 13 साल बाद सीएफसीज को बैन किया गया पूरी अर्थ पर। अब 2000 के बाद से कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं कर सकता। और देखिए 13 साल इसलिए लग गए क्योंकि एकदम से तो हम हर चीज को हटा नहीं सकते है ना। अब लोगों के घर में इतने सारे फ्रिज वगैरह हैं, इतने सारे स्प्रे हैं, इतनी सारी चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। अब एक झटके में एक साल में तो हटाया नहीं जा सकता, तो कम से कम 13 साल लग गए इन सब चीजों को हटाने में। और फिर 2000 में डिसाइड किया गया कि इसको प्रॉपरली पूरे अर्थ से बैन कर दिया जाएगा। और अभी कोरोना के बाद से अच्छी खबर सुनने में भी आई है कि कोरोना के बाद से जो लेयर है ना वो पहले से काफी ज्यादा हील हो चुकी है, यानी भर चुकी है। अब हमारा लास्ट इशू बचा है जिसका नाम है न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। अब देखिए जब इंसान ने न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कवर कर लिया था, फिर इस पर रिसर्च करी, तो उनको ये पता लगा कि ये जो एनर्जी है ये काफी ज्यादा मतलब पावरफुल एनर्जी है ना। फॉसिल फ्यूल से काफी ज्यादा यूजफुल भी है। मतलब जहाँ पे हम इतना सारा फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे वहां पे 1-2 ग्राम यूरेनियम से काम चल जाएगा। मतलब 1-2 ग्राम यूरेनियम भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस पे नई नई रिसर्च करी गई और फिर इन्होंने अपने फायदे के लिए, मतलब जो अमेरिका वगैरह जो बड़े बड़े देश थे, इन्होंने वो न्यूक्लियर एनर्जी का किस में इस्तेमाल करने लग गए, फिर एटम बम बनाने में इस्तेमाल करने लग गए। अब देखिए किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसी चीज के नुकसान भी होते हैं। कोई भी चीज परफेक्ट तो होती ही नहीं है दुनिया में, है ना। किसी के फायदे होंगे तो किसी के नुकसान होंगे। वैसे ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके काफी सारे फायदे हैं, ताकि जैसे कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और इसका कोई मतलब ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी होती है, कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, है ना। और काफी ज्यादा चीप होती है ना, फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में। क्योंकि फॉसिल फ्यूल मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफी सस्ती पड़ती है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अगर किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाए तो पूरी की पूरी जो ह्यूमन है, जितने भी लोग हैं, लाखों लोग एक सेकंड में मर जाएंगे, ऐसे राख बन जाएंगे बिल्कुल। और देखिए न्यूक्लियर एनर्जी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी निकलते हैं जो लंबे समय तक इलनेस का कारण बन सकते हैं, है ना। ये काफी ज्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं ना लार्ज स्केल पर। और जितने भी आने वाली जनरेशन होती है उन पे भी असर डाल सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इन रेडियो एक्टिव की वजह से कैंसर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, वो भी लार्ज एरिया में, है ना। और देखिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति वगैरह काम कर रहे हैं, उन्होंने छोटी सी भी गलती कर दी तो मतलब कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है परले, मुसीबत, आपदा। तो देखिए हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो कौन नहीं जानता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका ने जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिरवाए थे, तो लाखों लोग एक सेकंड में ही मर गए थे। और वहां पे पूरे शहर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी फैल गए थे, जिसकी वजह से काफी लोग इंजर्ड हो गए थे, है ना। और उनकी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सामना करना पड़ा, है ना। उनको भी अब सफर करना पड़ रहा है। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे जितनी भी जनरेशन आगे की आई है उनमें कोई ना कोई मतलब डिसेबिलिटी होती है। किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो मतलब आगे की जनरेशन पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। तो मतलब आप सोच ही सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, एनवायरनमेंट के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। वहाँ की जो जमीन है वो भी पूरी खराब हो चुकी है ना, रेडियो एलिमेंट फैल चुका है वहां पे। मतलब खेती भी नहीं की जा सकती वहां पे, लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब पूरा एरिया वीरान हो चुका है। तो ये हमने कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़े। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में। फिर हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है और इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होता है। फिर हमने देखा एसिड रेन को, कि एसिड रेन कैसे होती है और इसके पीछे क्या क्या इम्पैक्ट होता है उसका। फिर उसके बाद देखा ओजोन लेयर डिप्लीशन की, मतलब ओजोन कैसे लेयर पतली होती है ना, कैसे इसके पीछे क्या क्या कारण होता है। फिर हमने देखा न्यूक्लियर एक्सीडेंट, मतलब न्यूक्लियर एटम बॉम्ब के बारे में देखा, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये कुछ हमने ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज को जाना। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।